बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सब बच्चों के। आई होप कि आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अगर माहौल एकदम बढ़िया चल रहा हो तो कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास मैसेज आया प्रजापति, सूरज कह रहे हैं डिफाइंड, मणिभूषण कह रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग, नीतीश कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। बढ़िया चल रहा माहौल, प्रजापति जी ने कह दिया। देवेंद्र गुड मॉर्निंग, मनीष कह रहे हैं सर जी नमस्ते नमस्ते। तो कल की क्लास में अभी हम सेकंड लॉ की तरफ बढ़ रहे थे। अगर आपको याद हो तो सेकंड लॉ से जुड़े हुए मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए थे कि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल जो है वो किसके बराबर था, संवेग परिवर्तन मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम के। और यही से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्सटर्नल फोर्स का, F इजकल टू एम ए, है ना। एक मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵ डाइन। डाइन जो है फोर्स की सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस सिस्टम में यूनिट है और न्यूटन है एसआई यूनिट। अनुपम, बेबी नायडू, प्रभाकर, रावत, नितिन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, इन्हें करेंगे, बहुत ध्यान से करो। ये कह रहा है कि ये बॉडी ऑफ मास 1 kg इज केप्ट एट रेस्ट। 1 किलोग्राम की बॉडी बेटा रेस्ट पर रखी है। कह रहा है कि कांस्टेंट फोर्स ऑफ 6 न्यूटन स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। 6 न्यूटन का एक बल इस पर लग रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर की दूरी तय करने में कह रहा है कि कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। सबके हाथ में पेन होना चाहिए और रफ कॉपी। रावत, नितेश, नीतू, नितिन, मणिभूषण, सब करो भैया। जया, गजाला, नीतू, सब करो। देखो बेटा, इसने आपसे कहा 1 किलोग्राम की वस्तु है ना। मास कितना है, 1 kg। और ये वस्तु जो है 1 किलोग्राम की रेस्ट पर रखी है, यानी शुरुआत की वेलोसिटी इसकी 0 है। और कह रहा है कि इस पर कांस्टेंट फोर्स लगाया गया 6 न्यूटन का। तो बेटा जब भी आपको पता चल जाए वस्तु का मास दे रखा हो और उस पर फोर्स दे रखा हो, F और M दोनों दे रखे हो, तो समझ जाना कि भाई F इजकल टू एम में तो लगना ही लगना है। तो कितना फोर्स लगाया, 6 न्यूटन का, मास है 1 kg, कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा, 6 का। यानी कि एक्चुअल में आपको ये बता रहा है कि भाई जब किसी वस्तु पर फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने से वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। भाई फोर्स लगाओगे, धक्का मारोगे किसी वस्तु पर, पुश करोगे किसी वस्तु को या पुल करोगे तो वस्तु एक्सिलरेट तो करेगी। तो ये यानी कि उसने आपको यहाँ डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं दिया। उसने कहा है कि वस्तु जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसका एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि 12 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये बताओ। अब तो आप कर ही लेंगे क्योंकि यहां तक कि मैंने इक्वेशन साहब तो आप क्वेश्चन बता ही रखे हैं आपको। एस और टी का एक साथ जिक्र करेगा तो मैंने कहा था एस इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। तो 12 मीटर की दूरी तय करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है 6, टाइम बताना आपको ना, 2 4 2 3 6 3 चौक 12, टी स्क्वायर 4 के बराबर, टी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकंड। तो आंसर आएगा इसका हमारे पास में ए ऑप्शन, 2 सेकंड, है ना, 2 सेकंड का। तो जितने बच्चों ने इसका आंसर ए ऑप्शन दिया है 2 सेकंड, उन सबका ठीक है। जैसे जय भगवान, उन्हें भूषण, कुछ बच्चे दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन बेटा बड़ा प्यारा है, इसे आप करेंगे ये वाला। ये मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देंगे इसका,
तो इसलिए मैं आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूं कि थोड़ा सा क्वेश्चन को 2 बार पढ़े और ध्यान से करें और सब इसका आंसर दें। हम्म, देखो कुछ आंसर हमारे पास में आ रहा है। बेटा देखो क्वेश्चन से मैं आपको बताने क्या चाह रहा हूँ। इसने क्या कहा हमारे से, ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg। तो बेटा मास कितना है, 2 किलोग्राम का है ना। मास 2 kg का है और फोर्स लगाया आपने उसके ऊपर 4 न्यूटन का। एक ना बड़े ध्यान समझना कि बेटा जो 4 न्यूटन का जो बल लगाया ना इस 2 किलोग्राम की बॉडी पर, वो 4 सेकंड तक के लिए लगाया है। तब यहां से F इजकल टू एम में से जब एक्सेलरेशन आप निकालेंगे, ये जो बेटा आपको एक्सेलरेशन आएगा ना, ये बेटा आपने फोर्स अगर 4 सेकंड तक लगाया है तो जितने समय तक आप फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन भी उतने समय तक ही पैदा होगा। तो जो वस्तु जो एक्सेलरेट करेगी, जो एक्सेलरेशन है ना, ये केवल 4 सेकंड तक है। लेकिन उसने हमारे से क्या पूछा है कि भाई इनिशियली बॉडी रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी है 0। वो कह रहा है कि आपको बताना है कि डिस्टेंस 10 सेकंड में कितनी कवर की। 10 सेकंड में चली गई दूरी पूछ रहा है। तो बेटा फोर्स तो आपने केवल 4 सेकंड तक लगाया है, यानी कि पहले आप 4 सेकंड तक तो वस्तु करेगी एक्सेलरेट कर रही है, फिर 4 सेकंड के बाद फोर्स लगना बंद हो गया। तो फिर जो 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी होगी ना, अगले 6 सेकंड तक वो लगातार एक ही वेलोसिटी से भाग रही होगी। तो अगर मैं शुरुआत के 4 सेकंड की बात करूं, फर्स्ट 4 सेकंड की, फर्स्ट 4 सेकंड, तो पहले 4 सेकंड में क्या होता है, u की वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन है 2 का, ठीक है, टाइम है कितना बेटा 4 सेकंड। तो जब एक्सेलरेशन होगा तो चली गई दूरी आएगी s इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो u की वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन कितना है बेटा 2, टाइम है 4 का स्क्वायर 16। तो यानी कि इसने डिस्टेंस चली 16 मीटर की। यानी शुरू के 4 सेकंड में तो केवल 16 मीटर की दूरी तय की जाएगी, शुरू के 4 सेकंड में। लेकिन बेटा अब नेक्स्ट 6 सेकंड में क्या होगा, नेक्स्ट 6 सेकंड में, अब बेटा 4 सेकंड तक इसने एक्सिलरेट किया वस्तु ने। तो 4 सेकंड के बाद अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकाल लूं तो 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इनिशियल तो 0 थी, एक्सिलरेशन कितना है शुरू के 4 सेकंड में 2 का, टाइम 4, तो इसकी वेलोसिटी आ गई 8। यानी 4 सेकंड के बाद बेटा इसकी वेलोसिटी 8 हो गई। अब 4 सेकंड के बाद ना वस्तु लगातार जो है वो 8 की स्पीड से भागती रहेगी, क्योंकि अब तो एक्सीलरेटर नहीं कर रही, अब तो इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं। भाई आपने किसी वस्तु पर 4 सेकंड तक फोर्स लगाया, तो जितने सेकंड तक बल लगाओगे त्वरण उतने ही समय तक पैदा होगा। तो 4 सेकंड तक उसके अंदर त्वरण पैदा हुआ, उसने 16 मीटर चल लिया, ठीक है। अब जैसे उसने यहां से आपने फोर्स लगाना शुरू किया, तो शुरू के 4 सेकंड में आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, आपने उसके ऊपर बल लगाया शुरू के 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड तक उसके अंदर त्वरण पैदा हुआ, उसने 16 मीटर की दूरी तय कर ली। अब 4 सेकंड के बाद में तो वस्तु एक ही वेलोसिटी से भागेगी, अब वो एक्सेलरेट नहीं करेगी। तो 4 सेकंड के बाद वो लगातार 8 की वेलोसिटी से भाग रही होगी, ठीक है।
अब उसका एक्सेलरेशन 0 है, नेक्स्ट 6 सेकंड में एक्सेलरेशन है उसका कितना 0, क्योंकि फोर्स 4 सेकंड तक लगा तो एक्सेलरेशन भी 4 ही सेकंड तक पैदा होगा। तो टाइम कितना है 6 सेकंड का। जब बेटा वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन 0 हो तो चली गई दूरी आती है चाल गुणा समय से। तो चाल कितनी 8 की समय है इतना, तो डिस्टेंस कितनी होगी 48 मीटर की। 48 मीटर, तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 48 मीटर ये चले, 16 मीटर ये चले, तो टोटल जो दूरी आई वो कितनी आ गई 48 मीटर में 16 मीटर जोड़ दो तो कितना बनेगा ये 64 मीटर। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन आएगा। लेकिन जिन बच्चों का बी आया है उन सब का सही है 64। बहुत सारे बच्चों ने इसमें क्या किया है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भाई तथागत पढ़ लो भाई जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, सीधा देखा कि 4 न्यूटन का फोर्स लगा, 2 किलोग्राम की वस्तु पर एक्सेलरेशन आया 2, 10 सेकंड में चली गई दूरी पूछी है, तो उन्होंने एस इजगल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के एक्सेलरेशन 2, यहाँ टाइम भी 10 ले लिया। भाई 10 सेकंड में चली गई दूरी पूछी तो है, पर एक्सेलरेशन 10 सेकंड तक नहीं है, एक्सेलरेशन तो केवल यहाँ पर 4 सेकंड तक है। तो 4 सेकंड तक जब वस्तु ने एक्सेलरेट किया तो एक्सेलरेशन वाले केस में ऐसे निकालते हैं हम दूरी यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो 16 मीटर चला 4 सेकंड में। अगले 6 सेकंड तक वो लगातार फिर एक ही वेलोसिटी से भागेगा, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। तो 4 सेकंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी थी 8, तो लगातार वो 8 की वेलोसिटी से भागेगा। तो जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो चली गई दूरी आती है चाल गुणा समय से, क्योंकि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा ना तो दूरी क्या हो जाएगी चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। तो 8 की स्पीड है, टाइम है 6, तो 48 मीटर, और 48 और 16 कितना बना 64। या तो बच्चों ने सी ऑप्शन लिखा है ज्यादातर ने, या फिर ए ऑप्शन लिखा है। तो बी वालों का ठीक है। कितने बच्चों का बी आंसर था मेरे बताने से पहले? कह रही फॉर्मूला कहाँ कैसे लगाए पता कैसे चलेगा, जो सारे क्वेश्चन कराए ना पीछे उन्हें करोगे तो पता चलेगा, है ना। मुंह उठा के चले आओगे क्लास में बिना पढ़े लिखे तो पता नहीं चलेगा। फिर कह रहे जी फॉर्मूला कहाँ कैसे लगाएंगे कैसे पता चलेगा। अरे 500 क्वेश्चन बार बता दिया तुम्हें मैंने कि अगर किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा हो तो तीसरी क्वेश्चन लगाते हैं हम वी स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अगर एस और टी एक साथ दे दे तो सेकंड लगाएंगे, एस का जिक्र ही ना करे तो पहली लगाएंगे। क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा। आप क्या करते हो, मोबाइल चला के बैठे रहते हो, हाथ में पेन नहीं सामने कॉपी नहीं, कहां पता चलेगा। मेरे बताने से पहले अगर आप ट्राई करो तो आपको पता चले कि मैं यहाँ पे अटक रहा था, टीचर ने यहाँ बताया तो यहाँ दिक्कत है। ट्राई करा तुमने एक भी क्वेश्चन? ईमानदार से बताओ, हाथ में मोबाइल लेके बैठे होंगे तुम। 100% बता सकता हूं मैं। ये दिख रहा है मैं साफ साफ कि भाई 2 किलोग्राम की वस्तु पर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन तूने निकाल लिया, तो ए की वैल्यू तेरे पास में कितनी है 2। फोर्स अगर 4 सेकंड तक लगाया तो वस्तु एक्सेलरेट 4 सेकंड तक करेगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो चलेगी, दूरी निकालनी है तो टी दे रखा है, एस निकालना तो एस इजगल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा, 16 मीटर आ गया। अब अगले 6 सेकंड तक वस्तु एक्सेलरेट नहीं कर रही होगी, फोर्स 4 सेकंड तक ही लगा था, तो अगले 6 सेकंड तक तो एक ही वेलोसिटी से भाग रही है। और जब मैंने आपको बता रखा पहले ये कि जब वस्तु एक्सेलरेट ना करे, उसका एक्सेलरेशन 0 हो, तो फिर दूरी होती है चाल गुणा समय के बराबर। जो आप मैथ में दूरी बराबर चाल गुणा समय पढ़ते हैं, डिस्टेंस इजगल टू स्पीड इनटू टाइम पढ़ते हैं, वो फॉर्मूला केवल कभी काम करता है जब वस्तु एक्सेलरेट नहीं कर रही, एक ही स्पीड से भाग रही है। और मैथ में आपने पढ़ा होगा ट्रेन की स्पीड हमेशा वहां कॉन्स्टेंट होती है, कि ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटे से भाग रही है कि 54 किलोमीटर से भाग रही है, वहां ट्रेन की स्पीड ना बढ़ती है ना घटती है। इसलिए वहां टीचर एक ही फॉर्मूला पढ़ाता है, एस इजगल डिस्टेंस इजगल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, करोगे तो भाई होगा, है ना। मोबाइल चला के बैठ जाओगे कुछ नहीं होगा, एक शब्द नहीं सीख पाओगे, है ना। अपना भी टाइम खराब करोगे और हमारा तो कर ही रहे हो। खैर बच्चे दिक्कत क्या है ना, कुछ कह तो बुरा भी मान जाते हैं, समस्या भी तो ये है, और अपनी गलती नहीं मानेंगे। ये करो, ये करना। ठीक है भाई, अमृत अंशु आपका ठीक था। एक बार ही लिख देते कमेंट भाई, 20 बार करने से क्या फायदा है कि नहीं। और आंसर बहुत कम बच्चे दे रहे हैं भाई क्लास में, गिने चुने बच्चों के आंसर आ रहे हैं, ये बहुत समस्या वाली बात है ये।
हम्म। गुड्डू, जय भगवान, मणिभूषण, अनुज, कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। कितना आसान क्वेश्चन था ये। कह रहा है कि कांस्टेंट फोर्स 12 न्यूटन का एक्ट कर रहा है बॉडी पे 4 सेकंड के लिए, फाइंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो आपको बेटा मैंने बताया था फोर्स लगने से मोमेंटम में चेंज का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी बाई टी। तो फोर्स कितना लग रहा है, 12 न्यूटन का। मोमेंटम में चेंज बताना है, कितने सेकंड तक लग रहा है फोर्स, 4। तो मोमेंटम में चेंज हुआ 48 का। बस आपको याद रखना है कि मोमेंटम की यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको कल, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आसान क्वेश्चन है ये, 48 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना। अगले वाला थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ये वाला नहीं, अगले वाला कहाँ गया। अरे क्वेश्चन ही गायब हो गया। ये करो, क्वेश्चन 2 बार पढ़ो और 3 बार सोचो, है ना, फिर इसका आंसर देना। ये कैपिटल एन लिखना है इसलिए मैंने यहाँ पे हटाया ये, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और सिंबल होता है कैपिटल एन। कैपिटल एन। एक्टर, टिंकू, मणिभूषण, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। देखो, मैंने जब आपको एक चीज पढ़ा रहा था मैंने आपसे कहा भी था कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन तब भी बच्चे गलत ही करके आएंगे। बेटा यहाँ पे एक चीज देखना, उसने कहा है कि 20 ग्राम द्रव्यमान का एक पंख ऊंचाई से गिराया जाता है, यह निरंतर वेग, यानी कि बेटा ये कहना चाह रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। निरंतर वेग का मतलब समझो कि नियत वेग से गिर रहा है ये। नियत वेग समझ रहे हो, नियत वेग का मतलब है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि एक ही वेलोसिटी से। मैं ज्यादा अच्छा शब्द लिख देता हूँ इसके लिए, जो पेपर में आपको ज्यादा दिखेगा, नियत शब्द दिखेगा पेपर में। यह नियत वेग से नीचे गिरता हुआ पाया जाता है, उस पर कार्य करने वाला बल आपको बताना क्या होगा। बेटा एक चीज बताओ कि जो 20 ग्राम का पंख है आपने से ड्रॉप किया और ये पाया गया कि इट इज फाउंड टू डाउन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। तो वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज 0 है, यानी इसका एक्सिलरेशन कितना है, 0। अगर बेटा एक्सिलरेशन 0 हो तो एफ इजकल टू होता है एम ए, तो नेट फोर्स भी इस पे 0 होगा। बेटा अगर किसी वस्तु पे आप कह रहे हो कि जो फोर्स लग रहा है, जो बच्चे बता रहे हैं 0.2 न्यूटन, 0.02 न्यूटन, कोई बता रहा है 2 न्यूटन, भाई जब किसी वस्तु पर फोर्स लगता है ना, तो फोर्स लगने से भाई साहब, फोर्स तो एक्सिलरेशन पैदा करता है।
एक्सेलेट कराएगा। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, जब ये गिर रहा है तो बेटा इसके ऊपर देखो, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है क्योंकि इसे ग्रेविटी खींच रही है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो फोर्स जब किसी वस्तु पर लगता है तो एक्सेलरेशन पैदा करता है, उसकी वेलोसिटी तो बदलेगी। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, पंख नीचे आ रहा है ना, तो जैसे धरती से अपनी तरफ को खींच रही है, पर हवा का जो प्रतिरोध है, जो एयर है, वो से ऊपर की तरफ को धकेल रही है। तो दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, आपस में बैलेंस कर जा रहे हैं, और वो पंख जो है लगातार एक ही वेग से नीचे आ रहा है, लगातार ऐसे एक ही वेग से, ऐसे नहीं आ रहा पत्थर की तरह लगातार बढ़ते हुए वेग से। तो अगर कभी ऐसा हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी जब भी कांस्टेंट दिखे, समझ जाना किसी वस्तु पर नेट फोर्स 100% जीरो होगा। भाई वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट तभी रह सकती है, उसका वेग नियत रह ही तब सकता है जब जितने भी बल उस पर काम कर रहे हो वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर ले। तो पंख को ग्रेविटी नीचे खींच रही है, अगर हवा ना होती तो पंख भागते हुए नीचे आता, वो एक्सेलरेट करता। लेकिन पंख अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, यानी कि हवा जो है उसके ऊपर को फोर्स लगा रही है, दोनों फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, अब उसकी वेलोसिटी बढ़ ही नहीं पा रही है। तो जब भी आप कांस्टेंट वेलोसिटी देखें, अपने कहीं नोट्स में लिख लें कि अगर किसी न्यूमेरिकल में नियत वेग कांस्टेंट वेलोसिटी दिखाई दे, यानी कि वस्तु का त्वरण शून्य है, उसके ऊपर कुल बल जो कार्य करेंगे, जो नेट फोर्स उसके ऊपर कार्य करेगा, वो 100% जीरो होगा। बच्चे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम ए लगा रहे हैं। एम की वैल्यू कर दी होगी आपने 20 ग्राम, इसे किलोग्राम में बदल लिया होगा, और जब कोई वस्तु नीचे गिरती है एक्सेलरेशन आपने जी लिख लिया होगा उसका 10, और अपने 0.2 आपने आंसर बता दिया। गलत हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं पढ़ी आपने। बताया था ना क्लास में बात मैंने कि कांस्टेंट वेलोसिटी जब भी दिखेगी तो नेट फोर्स जीरो। ये होता ना, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अप द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बेटा कोई सी वस्तु का ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, तो जो ग्रेविटी किसी वस्तु पे जो फोर्स लगाती है वो हमेशा लगाती है नीचे की तरफ को। इसी वजह से तो आपने किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं और ग्रेविटी फोर्स लगा रही है नीचे को, तभी तो उसकी स्पीड घटती है। भाई वस्तु भाग रही ऊपर को और ग्रेविटी खींच रही है नीचे को, इसलिए इसकी स्पीड घट जाती है। जब कोई वस्तु नीचे की तरफ को आती है तो उसकी स्पीड क्यों बढ़ती है, वस्तु भी नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे को खींच रही है। वस्तु ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है इसका। ये करो, सूरज, टिंकू, वेक्टर, प्रजापति सब करेक्ट रही। हम्म, क्या भगवान, अनुज, मणिभूषण, रावत, आशीष कुछ आंसर दे रहे हैं। बेटा कह रहा है कि मास एंड स्पीड ऑफ 4 बॉडीज दी हुई है, द बॉडी विद द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। बेटा मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो अब आपने मास और स्पीड की मल्टीप्लाई कर लो, तो देख लो कहाँ पे बड़ी वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे 1 की 10 मल्टीप्लाई होगी 10, 9 दूनी 18, 8 16 8 24, 7 चौक 28, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ मिलेगी। यानी कि डी जो है इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जिन जिनका डी आया उन सबका बिल्कुल सही है।
ये करो। देख लो, एक पिंड पर असंतुलित बल कार्य करता है। पिंड, ये कह रहा है बेटा, एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स काम करने का मतलब समझ गए आप, कल बताया था। मान लो इधर को फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का, इधर को लग रहा है 4, तो ये बैलेंस तो कर नहीं रहे, तो 12 में से 4 गया तो इधर को कितना बचेगा, 8 न्यूटन। तो कह रहा है अगर किसी वस्तु पर अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा हो तो पिंड क्या करेगा। एक लिख रहा है मस्ट रिमेन एट रेस्ट, मस्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मस्ट बी एक्सेलरेटेड, मस्ट मूव अलोंग ए सर्कल। अगर किसी वस्तु पर अनबैलेंस्ड फोर्स काम करे तो इसका क्या मतलब है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखो भाई, खाली जो बच्चे एबीसीडी लिख रहे हैं किसी का नाम नहीं पढ़ूंगा क्लास में। क्वेश्चन का नंबर लिखना जरूरी है। निहित ने लिखा बिल्कुल सही, बादल बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। बेटा देखो, अगर किसी वस्तु पर अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है तो एफ इज टू होता है एम में, तो अगर कुछ ना कुछ फोर्स वस्तु पे लग रहा है तो वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा, वस्तु को एक्सेलरेट कराएगी वो। तो जिन बच्चे का सी है उसका बिल्कुल ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो वस्तु को एक्सेलरेट करा देगा। ये कह रहा है जी मस्ट मूव अलोंग सर्कल, क्यों भाई, जरूर थोड़ा ना कि सर्कल पे ही चले। जैसे मान लो मैं ही हूं और कोई बच्चा मेरे ऊपर इधर को धक्का मारने लग जाए और इधर से कोई नहीं मार रहा, कोई फोर्स बैलेंस करने के लिए इधर कोई धक्का मार रहा है, तो जरूर थोड़ा ना मैं सर्कल में घूमूंगा, मैं ऐसे भी तो जा सकता हूं। ये कोई जरूर थोड़ा ना कि अनबैलेंस्ड फोर्स सर्कल में ही चलाता है। तो सी बता रहे हैं उनका सही है एकदम। इसी का एक भाई एक क्वेश्चन ये है, ये बस पैसिव वॉइस में लिख दिया समझो। इफ ए बॉडी इज नॉट एक्सिलरेटेड, यदि कोई पिंड त्वरित नहीं है, कह रहा अगर कोई बॉडी एक्सिलरेट नहीं कर रही तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब उसने लिखा बेटा एक कि नो फोर्स एक्ट ऑन इट, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, कोई असंतुलित बल इस पर कार्य नहीं करता है। द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, ए सिंगल फोर्स एक्ट ऑन इट। ये आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 50 पिछले वाले क्वेश्चन का ही भाई टाइप का है ये। टिंकू, मणिभूषण, वंश, प्रभास, 50वां करेंगे, क्वेश्चन का नंबर भी लिखेंगे साथ में। प्रभास, जया, रेमो, बादल, कुछ आंसर आ रहा है बेटा। कुछ कहा कि एक बॉडी एक्सेलरेटर नहीं कर रही। बेटा अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटर नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। तो जो बच्चा सोच रहा हो कि उस पर कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, बेटा उससे गलत है। बी आंसर है इसका। भाई देखो, एक वस्तु एक्सेलरेट नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है उसके ऊपर। इसका ये मतलब नहीं कि फोर्स काम नहीं कर रहा, नेट फोर्स जीरो। भाई मान लो कि एक वस्तु है, उस पर इधर को 100 न्यूटन का बल काम कर रहा है, इधर को भी 100 कर रहा है, तो फोर्स तो काम कर रहा है उसके ऊपर, लेकिन तब भी एक्सिलरेट नहीं करेगी है क्योंकि नेट फोर्स जीरो है।
तो कोई वस्तु अगर एक्सेलरेट नहीं कर रही तो इसका मतलब यह है कि नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो है, उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं कर रहा। अगर इधर को 100 होता, इधर को 20 होता तो नेट बचता 80, तो अनबैलेंस्ड फोर्स रहता तो फिर एक्सेलरेट कर जाती। तो सी क्यों लिख रहे हो भाई, रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो। भाई अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो नहीं होगा, मान लो कि रिजल्टेंट फोर्स इधर 100 लग रहा है, इधर 20, रिजल्टेंट बचा 80, तो फिर तो एक्सेलरेट कर जाएगी ये। भाई रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए, अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो नेट फोर्स उसके ऊपर होना चाहिए जीरो। तो सी वालों को तो महा गलत है। भाई आपको मैंने क्या बताया, आपसे मैंने ये बोला कि अगर कोई वस्तु, आपने पढ़ा एफ इजगल टू एम ए, बेटा इस एफ इजगल टू एम ए में जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ना, बाह्य बल, ये मैंने कहा था बाह्य बल जो है ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर किसी वस्तु पर कोई असंतुलित अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करता है। अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ये मत सोचना कि कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा। एक्सेलरेशन जीरो है तो समझो कि नेट फोर्स जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो हो सकता है कि 1000 फोर्स काम कर रहे हो और तब भी एक्सेलरेशन ना हो, क्योंकि वो सारे के सारे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो अगर आपको कभी ये देखना है कि कोई वस्तु एक्सेलरेट करेगी या नहीं करेगी, तो उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स का काम करना जरूरी है। जैसे कि अनबैलेंस्ड फोर्स, जैसे इधर 100 न्यूटन, इधर 40 न्यूटन, तो दो फोर्स काम कर रहे हैं, तो अनबैलेंस कितना बचा, 100 में 40 गया 60 न्यूटन का, तो वस्तु एक्सेलरेट कर जाएगी। अब ये वस्तु है, इधर लग रहा 20 न्यूटन, इधर लग रहा 20 न्यूटन, इधर लग रहा 60 न्यूटन, इधर लग रहा 60, तो सारे फोर्स, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तभी वस्तु एक्सेलरेट नहीं करेगी। इसने इससे बैलेंस कर लिया, इसने इससे बैलेंस कर लिया, तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है, तो वस्तु का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, जबकि फोर्स तो काम कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे बैलेंस कर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अनबैलेंस्ड है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, निकिता जब होगा पता चल जाएगा। ठीक है, जब 75 क्लास हो जाएंगी समझ जाना कि खत्म होने वाला है, तो उससे पहले क्लास को आकर डिस्टर्ब ना करो बिल्कुल भी। और रोज हर क्लास में 2 बच्चों को ये बात बतानी पड़ती है सेम, तो इसका मतलब है कि आप क्लास में रेगुलर नहीं है, बस आप क्लास के नंबर देख रहे हो कितनी क्लास हो रही है ना, और आके टाइम खराब कर रहे हैं बाकी बच्चों का। बाकी के समय की पूर्ण रूप से इज्जत करो। ठीक, एक एक क्वेश्चन करना। हमारे पास में आ रहे वेक्टर जया, जया भूषण, टेंकू, प्रभास। लेकिन उसने कहा कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन विच डायरेक्शन। बेटा आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू होता है एम में, तो बेटा कोई वस्तु हमेशा एक्सेलरेट उसी दिशा में करेगी जिधर को नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स के डायरेक्शन में। आप खुद सोचो भाई, ये एक वस्तु है, इधर को आपने लगाया 400 न्यूटन का बल, इधर को लगाया आपने मान लो कि 150 न्यूटन का, तो नेट फोर्स किधर को बचेगा, 400 में से 150 गया 250 न्यूटन। तो जिस तरफ को नेट फोर्स बचेगा तो वस्तु उधर को तो भागेगी, उधर को तो एक्सेलरेट करेगी। भाई मैं फोर्स लगा रहा हूं ज्यादा, आप लगा रहे हैं कम, तो वस्तु मेरी तरफ को तो भागेगी। ऐसे थोड़े ना कि मैंने जान ताकत ज्यादा लगाई और आप कम लगा रहे हो और आपकी तरफ कोई भाग जाए। भाई जब रस्सा खींचने वाले प्रतियोगिता में ये तो होता है कि जो टीम ज्यादा जोर लगाती है तो अल्टीमेटली उसी की तरफ को आ जाता है रस्सा। तो जिधर को नेट फोर्स होगा, जिधर को ज्यादा फोर्स होगा, फोर्स तो उधर वाले भी लगा रहे हैं। मान लो इधर वाली टीम ने लगाया 1000 न्यूटन का फोर्स और उधर वाले ने लगाया 950 का, तो नेट फोर्स कितना बचा, 50 का। किधर को, तो इधर 1000 है, उधर 950 है, तो 50 न्यूटन का इधर बचा नेट, तो उधर कोई रस्सा भाग जाता है, वो टीम जीत जाती है। तो फोर्स हमेशा लगता एक्सेलरेट करती है वस्तु हमेशा नेट फोर्स के डायरेक्शन में।
ठीक है। एक आध क्वेश्चन थोड़े से आसान आसान से हैं। हाउ मच फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई 40 kg मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि एक वस्तु का जो मोमेंटम है बेटा, मोमेंटम में जो चेंज करना है वो करना है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का 5 सेकंड के अंदर। तो कह रहा है कि कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो एफ इजगल टू होता है डेल्टा पी बाई टी। तो मोमेंटम में चेंज करना है 40 का, कितने टाइम में 5, तो 5 अठे 40, यानी फोर्स लगाना पड़ेगा 8 न्यूटन का। 8 न्यूटन का फोर्स लगाओ। आसान फॉर्मूले पे बेस्ड है ना भाई। मोमेंटम एक्सीलरेट करना है, मोमेंटम में कितना चेंज करना है 40 का, टाइम कितना है 5, तो डेल्टा पी बाई टी कर दिया। ये से भी आसान है। कह रहा है कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग फॉर 3 सेकंड ऑन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो ये करो 23वां। हाँ सूरज आंसर दे रहे हो तुम भाई, सबके आंसर आ रहे हैं हमारे पास। करो क्वेश्चन। बेटा देखो कितना फोर्स लगाया आपने, 10 न्यूटन का बल लगाया। फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, शुरू की वेलोसिटी 0 है। मास कितना है 2 kg का। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा स्टेशनरी है 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपको बतानी है। तो एफ भी दे रखा है, एम भी दे रखा है। तो पहले एफ इजगल टू एम में से एक्सेलरेशन निकाल लो। फोर्स 10, मास है 2, एक्सेलरेशन निकालना है। ए की वैल्यू आ गई 5। ठीक। तो आपके पास है बेटा देखो, u है 0, v निकालना, एक्सेलरेशन है कितना 5 का। तो v इजगल टू यू प्लस 80 लगा दो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है 5, टाइम कितना है 3 सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 15 की। तो ए सही आंसर है इसका। एम डी रेमो टिंकू बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं इसका 15। अगला वाला क्वेश्चन हम पढ़ते पढ़ते करेंगे बिना पेन चलाए। इसने कहा है इफ 20 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ 4 kg देन द एक्सेलरेशन। बेटा एफ दे रखा है 20, एम दे रखा है 4, ए पूछ रहा है एफ इजगल टू एम में लगाओ। तो एफ है 20, एम है 4, तो 4 पंजे 20, तो यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी 5। समझ गए ना भाई। एफ इजगल टू एम में लगाना है। फोर्स कितना लगाया 20 न्यूटन का, मास है 4 kg, एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो 5। ठीक। अगला क्वेश्चन भी आसान है। कह रहा है कि फोर्स है 75 न्यूटन का लगाया 25 kg के मास ने, तो 25 दिया 75, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ भी एफ इजगल टू एम में लगाया हमने। 75 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मास है 25 kg, एक्सेलरेशन निकालना है, 25 दिया 75 तो 3। ठीक है, ये अगला टाइप आ गया। ठीक। तो हमारे पास जो हम कल की क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था, कल की क्लास सेकंड लॉ जो हमने पढ़ना शुरू किया था,
टुडे सेकंड लॉ में मैंने कल आपको ये दो फॉर्मूले पढ़ाए थे, डेल्टा पी बाई टी और एफ इजकल टू एम ए। हमने इसको एफ इजकल टू एम ए और एफ इजकल टू डेल्टा पी बाई टी, इसके मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिए। लास्ट के दो तो बहुत ही थके हुए थे। 75 न्यूटन का फोर्स लगाया, मास है 25, एक्सेलरेशन आ गया 3 का, फोर्स 20 का है, मास 4 है तो 4 पंजे 20, 5 का आ गया, है ना। लेकिन इससे मैंने आपको एक चीज और क्या बताई कि एक क्वेश्चन जो हमने किया पंख वाला, ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में दिखते हैं जहां वस्तु एक कांस्टेंट वेलोसिटी नियत वेग के साथ आ रही होती है। तो आपको दिखेगा जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट दिखे, वेलोसिटी में कोई चेंज ना दिखे, यानी कि एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स 0। एक हमने क्या बताया आपको कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में वस्तु एक्सेलरेट करेगी। एक आपको क्या बताया, अगर किसी वस्तु पर जो हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं, बाह्य बल की, जो एक्सेलरेशन पैदा करता है, ये बाह्य बल होता है अनबैलेंस्ड, असंतुलित बल। तो किसी वस्तु पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तभी एक्सेलरेशन होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। वस्तु के ऊपर बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो बैलेंस कर रहे होंगे तो एक्सेलरेट नहीं करेगी, है ना। फिर इसके अलावा हमने एक दो बातें इससे भी पढ़ी हैं। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो जितना हमने सेकंड लॉ में कल पढ़ा था, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार मुझे बताओ। आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 11:59 हो रहे हैं मेरी घड़ी में, तो 1 मिनट का समय आपके पास में है। फिर हम इसी सेकंड लॉ से और बढ़िया बढ़िया चीजें निकालेंगे, अभी उन्हें डिस्कस करेंगे आपके सामने। अभी मोमेंटम कंजर्वेशन की शर्त आपको बताएंगे। इसके अलावा क्लास में इम्पल्स आवेग का जिक्र करेंगे, जो एसएससी ने अभी पिछले साल 2 पेपर में जिक्र किया था जिसका, उस पर भी आएंगे। तो यहां तक किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है वो। जो बच्चा खाली मोबाइल लेके सुनेगा, मैं फिर बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। कार्नोट इंजन एफिशिएंसी पे, जैसे मैंने एक मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाओगे, मैंने वहां पे ना एक सीरीज पढ़ाई थी बच्चों को। वो सीरीज हमने करवाई थी कि साइंटिफिक असिस्टेंट वाली एक सीरीज है, उसमें साइंटिफिक असिस्टेंट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसे पेपर की तैयारी कर रहा हो जहां पर मतलब कि 12th लेवल या बीएससी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक बार मेरे यूट्यूब पे अंकुर सर फिजिक्स पे जाके प्ले लिस्ट में साइंटिफिक असिस्टेंट की मैंने कुछ क्लास करा रखी है, उन्हें जरूर कर लेना। उसमें हमने आपको कार्नोट साइकिल के क्वेश्चन भी करा रखे हैं, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, ब्रैकेट, पास्चन, फुंड, उनके भी क्वेश्चन करा रखे हैं, बोर्स मॉडल के भी क्वेश्चन करा रखे हैं। उसमें अलग अलग सब चीजों करा रखे हैं। तो जो मैं कहता हूं बच्चों से कि जिन बच्चों एक बार कोर्स इसका खत्म हो जाए और से थोड़ा सा और ऐसे पेपर का वो पढ़ रहा हो कि जहां पर जर्नल साइंस से बाहर भी चीजें आती हैं। तो हमारा जो जर्नल साइंस का मतलब होता है 10th तक की साइंस, तो 10th तक की साइंस से ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बार उसे भी कर सकते हैं। इफिशियंसी कार्नोट साइकिल की कितनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है इफिशियंसी का 1 माइनस Q2/Q1 या 1 माइनस T2/T1, बस टेम्परेचर वहां केल्विन में पुट करना है ना। उसके मैंने बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं, तो 5-7 अगर आप वो भी वीडियो देख के चले जाएंगे तो हो जाएगा। तो इसलिए कराई थी मैंने वो ना, क्योंकि हम इस क्लास में कराएंगे तो बेटा फिर बहुत सारे बच्चे फालतू में परेशान हो जाएंगे। मान लो किसी को देना है बीपीएससी का पेपर देना है, किसी बच्चे को देना मान लो रेलवे ग्रुप डी देना है, किसी को और कोई ऐसा पेपर देना है जहाँ पे चीजें नहीं आती है ना, TDS वगैरह में भी नहीं आती, इतना कुछ नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं वहां पे भी जर्नल साइंस के। तो कुछ बच्चों के लिए 5-7 बच्चों की वजह से फालतू में बहुत ज्यादा बताना भी तो फिर नुकसानदायक है, तो उसके लिए हमने अलग से करवा रखा है। एक बच्चा कह रहा है कि मास और वेट में क्या फर्क है। अभी बेटा हम इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, और फिर पढ़ेंगे हम ग्रेविटी वाला चैप्टर। तो जब आप ग्रेविटी पढ़ेंगे तो मास और वेट में आपको फर्क पता चल जाएगा। तो जिस बच्चे को मास और वेट में फर्क पता करना है, थोड़ा ग्रेविटी वाले चैप्टर तक वेट करना, वहां पर आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, और कोई चले आगे। अब बेटा हमने आपको ये फॉर्मूला जब पढ़ाया ये कि किसी वस्तु पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं बाह्य बल, ये संवेग परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर था, ये पढ़ा था ना हमने। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा मैं एक काम करूं, अगर हम किसी वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल ना लगाएं, एक दो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ग्रेजुएट हो गए हैं, रिवीजन कैसे करें। अरे जो पढ़ लिया रिवीजन करो,
ग्रेजुएशन ऐसे कर ली तुमने बिना रिवीजन किए। कोई बच्चे नहीं होते ऐसे, बस उन्हें कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा दिमाग में कि क्या करें, अब उन्हें पूछने के लिए कुछ पूछना भी है तो ऐसे पूछेंगे, नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें, याद कैसे रखें। भाई भारत में ये मोटिवेट करने के लिए बहुत लोग हैं। आपको पता है हिंदुस्तान में इस समय एक व्यक्ति के ऊपर 4 मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इंसान एक एक जने को 4 लोग मोटिवेट कर रहे हैं। इतने मोटिवेशनल स्पीकर आ गए भारत में, तो उनसे मोटिवेट हो जाया करो। कैसे नोट्स बनाएं, कैसे रिवीजन करें। 5वीं क्लास के बच्चे ये बात पूछे तो अच्छा भी लगे। देखो, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी जीरो, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल, ऐसे लिख लो, इफ सम ऑफ, या ये भी छोड़ो, ये पूरी स्टेटमेंट अलग से लिखवाऊंगा, पहले समझते हैं। देखो ये बेटा जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगी अभी, जो मैं लिख रहा था जिसे मैंने हटा दिया है। मैं कह रहा हूं कि जैसे एक बेटा ये बॉडी रखी है, ये कोई वस्तु है, ये रखी है या जैसे भी चल रही है, जो भी ये काम कर रही है, हमने इस बॉडी को कहा कि भाई साहब इसे बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, कि जैसे बिल्कुल वैसे रहने दो, इस पर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल नहीं लगाएंगे। अगर किसी वस्तु पर अगर बाह्य बल लग भी रहे हैं तो फिर वो बैलेंस कर रहे हो एक दूसरे को, यानी कि नेट फोर्स जीरो हो। तो और किसी वस्तु पर बाह्य बलों का योग शून्य हो, बाह्य बलों का योग शून्य होने का मतलब आप समझ गए कि 20 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 20 का इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। तो बेटा आप किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाएं तो क्या होगा, आप कहेंगे अगर सर किसी वस्तु पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे, तो वस्तु एक्सीलरेट नहीं करेगी, यानी वस्तु जब फोर्स लगेगा ही नहीं तो वस्तु जिस स्टेट में उस स्टेट में रहेगी। यानी अगर ये वस्तु पहले से रुकी हुई है, इसकी वेलोसिटी जीरो है तो जीरो रहेगी, और इसकी कुछ वेलोसिटी थी तो उसी से भागती रहेगी, एक्सीलरेट नहीं करेगी, जैसी थी बिल्कुल वैसी रहेगी। भाई अगर मैं किसी वस्तु पे बल ना लगाऊं, जैसे हमारे घर में एक अलमीरा रखी है, हम उसे बस सुबह शाम तक देखते रहे, तो जैसी वैसी की वैसी रहेगी। अगर कोई वस्तु बेटा मान लो 20 की स्पीड से लगातार भाग रही है, आप उसे छेड़ो ही ना तो लगातार 20 से ही भागती रहेगी। अगर उसकी स्पीड कम करने के लिए कोई बल नहीं है, ना उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए कोई बल है, तो अगर कोई वस्तु 20 से भाग रही है, लगातार 20 से भागती रहेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु पर हम कोई बाह्य बल ना लगाएं, वस्तु जैसी बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, जो उसकी वेलोसिटी थी वही की वही रहेगी। यानी कि वस्तु का बेटा मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर वस्तु की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी जीरो थी तो जीरो है, 20 थी तो लगातार 20, अगर वस्तु की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। यानी कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि किसी वस्तु का संवेग नियत रहे, किसी वस्तु का मोमेंटम कांस्टेंट रहे, वस्तु का मोमेंटम 20 था तो लगातार 20 रहे, जीरो था तो जीरो रहे, तो इसकी शर्त क्या है कि आप चाह रहे हैं कि वस्तु का मोमेंटम चेंज ना हो। भाई मोमेंटम जो है इसका फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। भाई किसी वस्तु का मोमेंटम हम बदल ही कैसे सकते हैं, उस वस्तु की वेलोसिटी में चेंज करके। भाई वस्तु की वेलोसिटी जीरो है, मोमेंटम जीरो, इस वस्तु का मोमेंटम 0 से 5 करना है तो वेलोसिटी में चेंज करना पड़ेगा ना। तो अगर आप किसी वस्तु की वेलोसिटी में चेंज करें ही ना तो उसका मोमेंटम तो बदलेगा ही नहीं। अच्छा वेलोसिटी कैसे बदलती है, फोर्स लगने से, यानी कि फोर्स लगाओ ही मत। तो पेपर में आपसे कहता है अगर आप चाह रहे हैं किसी वस्तु का संवेग ना बदले, संवेग संरक्षित रहे, मोमेंटम कंजर्व रहे, जो मोमेंटम था लगातार वही बना रहे, तो उसकी शर्त क्या है, तो आप बोलेंगे अगर हम ये चाहें कि वस्तु के मोमेंटम में कोई चेंज ना आए, उसका संवेग संरक्षित रहे, तो शर्त यह है कि वस्तु पर जितने भी बाह्य बल काम कर रहे हैं, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहे हैं, सबका सम जीरो होना चाहिए। यानी कि वस्तु पर नेट फोर्स जीरो रखो। वस्तु पर अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं कर रहा है तो वस्तु का जो भी मोमेंटम होगा वही बना रहेगा। अगर मोमेंटम 50 था तो 50 बना रहेगा, जीरो था तो जीरो बना रहेगा। क्योंकि मोमेंटम में चेंज ही कब होगा, जब वेलोसिटी बदलेंगे तब होगा। वेलोसिटी बदलेगी कब, जब फोर्स लगेगा, फोर्स तो हम लगा ही नहीं रहे। क्या आप लिखेंगे इंपोर्टेंट लिखकर, इफ सम ऑफ, ऐसे लिख लो, फॉर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये मेरे पेपर में आया था एक बार जब मैं 12th क्लास के बाद, मैं AI ट्रिपल ई होता था हमारे जमाने में ना, जैसे IIT का पेपर होता है, एक होता था AI ट्रिपल ई। अब तो IIT मेंस, IIT एडवांस हो गए ना। ये 2007 की बात है। तो मैं रुड़की पेपर देने गया था, बड़ा सुंदर सी जगह थी, एक जगह जहाँ पेपर था हमारा, तो इसलिए मुझे याद सा भी अभी, रुड़की था कि हरिद्वार था, रुड़की हरिद्वार के साथ बीच से मैं कूदा कहीं, रुड़की उतर के काफी एक दूर ऑटो लेना पड़ा था।
तो उसमें हमारे मेरे पेपर में आया था क्वेश्चन ये कि किसी वस्तु का मोमेंटम कांस्टेंट रखना है, संवेग संरक्षित रखना है, तो उसकी शर्त क्या है? तो मोमेंटम कंजर्वेशन की शर्त यही है कि वस्तु पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे फॉर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन the sum of external forces on a body should be 0। हिंदी में लिखेंगे रेखीय संवेग संरक्षण के लिए किसी वस्तु पर रेखीय संवेग संरक्षण के लिए किसी वस्तु पर बाह्य बलों का योग 0 होना चाहिए। रेखीय संवेग संरक्षण के लिए किसी वस्तु पर बाह्य बलों का योग 0 होना चाहिए। फॉर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन ए बॉडी शुड बी 0। रेखीय संवेग संरक्षण के लिए किसी वस्तु पर बाह्य बलों का योग 0 होना चाहिए। ठीक है, मेरे बात को एक ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप चाहो तो ना इसे बेटा प्रूफ भी कर सकते हो। अब सोचो कि इसी वस्तु पर आप एक्सटर्नल फोर्स का सम बाह्य बलों का योग कर देंगे 0 या 0 कर देंगे, 0 के टी में मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो गया, तो मोमेंटम में चेंज कितना 0, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट है। तो इसे प्रूफ भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, ये मैंने पहले से आपको समझा ही दिया है। तो इस लाइन को याद रखेंगे हम कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की शर्त क्या है। ठीक है, अगर इसका भी अगर आप चाहो तो एक क्वेश्चन में दिखा दूंगा थोड़ी देर में। अब यहां पे आते हैं, किसी वस्तु पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम। तो बेटा अगर एक काम करें हम, किसी वस्तु पर अगर हम बहुत ही लार्ज फोर्स लगाएं और बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, जैसे मान लो किसी बॉल नहीं होती, बॉल बल्ले पे लगकर टक से वापस, तो कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत सेकंड तक चिपकी रहती है। भाई आप क्रिकेट खेल रहे हो, मान लो कि एक बॉलर ने 140 की स्पीड से बॉल फेंकी और आपके बल्ले से टच करी, तो बॉल टक से एकदम से वापस जा रही है, तो सोचो सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से पर वो बॉल कॉन्टेक्ट में रहती होगी, जो इंपैक्ट होता होगा बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए तो होता होगा। अब सोच रहे हो कई बार तो ऐसा होता है कि जो प्लेयर कैच कर रहा होता आसपास, उसके पास ही देखते हो ना, कई बार आता है कि रिएक्शन टाइम कितना था 0.2 सेकंड का, सेकंड से कम समय में तो बॉल बैट्समैन से फील्डर के पास पहुंच जाती है, जो आसपास वाले फील्डर होते हैं, जो बहुत ही तेज कैच जाता है। स्लिप में मान लो कोई खड़ा है और कट लगा ऐसे, मान लो कि कोई कट से जब गया, तो एक बार कई बार नहीं ऐसे कैच पकड़ते, तो उसमें लिखा भी आता है कि रिएक्शन टाइम इतना कम, सेकंड से भी कम। अब सोचो बॉल वहां तक गई, फिर भी कुछ समय तो लगा होगा, और बल्ले पे तो टच करके जब लग रही है, बल्ले पे टच और हट रही है, तो बल्ले के साथ तो उसका इंपैक्ट कितना कम समय के लिए रहता होगा। तो यानी अगर किसी वस्तु पर अगर बेटा एक बहुत ही लार्ज फोर्स लगाया जाए, बहुत ही लार्ज फोर्स और बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए, शॉर्ट इंटरवल का मतलब है कि टाइम जो है लगभग 0 को अप्रोच कर रहा हो, ये तीर का मतलब है कि 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है टाइम, 0 को अप्रोच यानी कि कुछ 0.001 सेकंड, बहुत ही छोटा समय। तो अगर किसी वस्तु पर बहुत ही बड़ा फोर्स बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए लगे, तो उस समय वस्तु के मोमेंटम में जो चेंज होगा, जो उसके संवेग में जो परिवर्तन होगा, बेटा उसे हम कहते हैं इंपल्स आवेग। तो इंपल्स क्या है, आवेग क्या है? आवेग बेटा संवेग परिवर्तन होता है। देखो, संवेग परिवर्तन की दर पूछेगा पेपर में, संवेग परिवर्तन की दर, वो तो फोर्स है, और खाली संवेग परिवर्तन पूछेगा तो बहुत ही लार्ज फोर्स जब किसी वस्तु पे बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए लगता है, तो उसके मोमेंटम में जो चेंज होता है उसे हम इंपल्स आवेग कह देते हैं, और इंपल्स का सिंबल होता है आई। अच्छा, इधर भी एक क्वांटिटी है, इधर भी एक है, अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इंपल्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यानी कि ऐसा में क्या पता चला, ये जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन
चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वो किसके बराबर है? इम्पल्स आवेग के। ठीक है, संवेग परिवर्तन, बेटा ध्यान से पढ़ना पेपर में। संवेग परिवर्तन लिखा है तो आवेग है, और संवेग परिवर्तन की दर लिखा है तो बल है। संवेग परिवर्तन किसके बराबर है? आवेग के। तो अगर किसी वस्तु पर एक बहुत ही लार्ज फोर्स शॉर्ट इंटरवल की लग रहा हो तो उसके मोमेंटम में जो चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज तो होना ही है भाई। बॉल यहां पे लगी बल्ले पे और टकरा के वापस गई, तो मोमेंटम होता मास इंटू वेलोसिटी, और जब टकरा के वापस जाएगी तो आते समय वेलोसिटी कुछ और होगी, टकराने के बाद वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, मोमेंटम में चेंज आ ही जाएगा। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं भी आया, मान लो 1%, तो डायरेक्शन में चेंज आ ही रहा है। इधर वाला मोमेंटम पॉजिटिव है तो इधर वाला नेगेटिव है, तो मोमेंटम में चेंज तो होना ही होना है 100%। भाई मान लो ये बल्ला है ना, बल्ले पे बॉल लगी, जब बल्ले बॉल लगी, मास है m, वेलोसिटी मान लो किसकी u, जब टकरा के जाएगा बॉल का मास तो नहीं बदलेगा पर वेलोसिटी तो बदल ही जाएगी। अगर बिल्कुल परफेक्ट केस में मान ले, चलो भाई वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो डायरेक्शन में तो चेंज आ रहा है, तो मोमेंटम तो तब भी बदल रहा है। इधर का मोमेंटम पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, तो चेंज तो आने ही आना है 100%। तो अगर किसी वस्तु पे एक लार्ज फोर्स बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए लगाया जाए तो उसके मोमेंटम में जो चेंज होता है उसे हम आवेग, इम्पल्स कह देते हैं। अगर मैं एक काम करूं, जो मेरे पास ये इक्वेशन है फोर्स की, तो मोमेंटम में चेंज को बेटा इम्पल्स लिख रहे हैं, नीचे लिखा है टाइम। तो ऐसा हमारे पास में इम्पल्स किसके बराबर आ गया? फोर्स इंटू टाइम के। देखो एक बार पेपर में क्या क्वेश्चन आया, एक बार पेपर में उसने क्वेश्चन पूछा, अब ये पिछले 5-8 महीने पहले की बात है, उसने कहा कि बल और समय के गुणनफल से क्या बनेगा? फोर्स और टाइम के मल्टीप्लाई करने से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनती है? तो फोर्स इंटू टाइम, एफ इंटू टी। तो फोर्स और टाइम की मल्टीप्लाई करने से बेटा इम्पल्स आवेग बनेगा। तो यहां पे आप चाहते हो लिख सकते हो कि इम्पल्स किसके बराबर है? इम्पल्स का एक फॉर्मूला तो क्या बेटा? इम्पल्स होता है मोमेंटम में चेंज के बराबर, और एक क्या बना? इम्पल्स किसके बराबर है? फोर्स इंटू टाइम के बराबर, बल गुणा समय के बराबर। एक इसमें आपको ध्यान रखना है कि इम्पल्स जो है, इसके अगर आप यूनिट निकालेंगे, इसकी ऐसा यूनिट निकालेंगे, तो फोर्स किस में नापते हैं? न्यूटन में। टाइम नापते हैं सेकंड में, तो उसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन सेकंड। तो न्यूटन के लिए सिंबल होता है कैपिटल एन, और सेकंड के लिए होता है एन एस। तो कई बार अगर आपको एन एस दिखे ना, तो बेटा इसका होता है न्यूटन सेकंड। ये इम्पल्स की यूनिट है ये। और इम्पल्स कैसे क्वांटिटी है? इम्पल्स है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। और आप चाहे तो यहां से भी देख सकते हो, फोर्स वेक्टर है, टाइम स्केलर है, दो में से एक क्वांटिटी वेक्टर, तो जिसका फॉर्मूला वो भी वेक्टर। ठीक, तो ये बेटा पेपर में आता है, बल गुणा समय से क्या बनेगा? तो फोर्स इंटू टाइम से किस चीज का निर्माण होगा, ये आप देख लो। और ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके थोड़े और अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन जो है, हम परसों से, फ्राइडे से मैं रात को 8 बजे स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने जो आपको कल ही बताया था, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन भी होंगे, फोर्स के क्वेश्चन भी होंगे, इससे मैं एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। तो ये सारी चीज हम यूट्यूब पे रात को 8 बजे शुरू करने वाले हैं, तैयार रहना। ठीक है, और अपनी तैयारी को पंख देने के लिए आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करना, रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत सिद्धांत बताता है कि किसी निकाय का किसी निकाय का किसी निकाय का रेखीय संवेग। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट दैट द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। तो बेटा कह रहा है कि हमारे से कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का सिद्धांत हमारे से क्या बताता है? रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत बताता है कि किसी निकाय का रेखीय संवेग, एक लिख रहा है कैन नॉट बी चेंज, की संवेग नहीं बदला जा सकता है। एक कह रहा है कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रह सकता है। कैन बी चेंज्ड ओनली इफ इंटरनल फोर्सेज एक्ट, केवल तभी बदला जा सकता है जब आंतरिक बल कार्य करें। कैन बी चेंज ओनली इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट,
आंसर क्या बनेगा इसका? सारे ऑप्शन पढ़ो। मणिभूषण प्रजापति, जय भगवान। बेटा अब एक चीज बताओ भाई, ए ऑप्शन क्यों बता रहे हो तुम? ये कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का सिद्धांत, बेटा हमारे साथ हमने क्या पढ़ा है आपको कि मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए किसी वस्तु पर बाह्य बलों का योग शून्य होना चाहिए। अगर बाह्य बलों का योग शून्य होगा तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अगर बाह्य बलों का योग शून्य नहीं है तो फिर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। बेटा डी आंसर है इसका कि कैन बी चेंज ओनली इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। अगर किसी वस्तु पर अगर एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट करेंगे तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो जाएगा क्या भाई? एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम। अगर किसी वस्तु पर आप बाह्य बल लगाएंगे तो उसके मोमेंटम में चेंज तो होगा ही। मोमेंटम में चेंज कब नहीं होगा? जब बाह्य बल नहीं लगेंगे। तो उसने बोला कि भाई किसी वस्तु का मोमेंटम कब बदला जा सकता है? तो वस्तु का मोमेंटम एक ही शर्त में तो बदल सकते हैं कि जब उसके ऊपर बाह्य बल कार्य करे। अगर वस्तु के ऊपर बाह्य बल कार्य नहीं करेंगे, बाह्य बलों का योग शून्य होगा, फिर नहीं बदला जा सकता। तो पहले मैं कह रहा कि कैन नॉट चेंज बदल सकते हैं हम अगर बाह्य बल लगा दे। एक कह रहा है कि कांस्टेंट नहीं रह सकता, रह सकता है अगर बाह्य बलों का योग शून्य हो। इंटरनल फोर्स से फर्क नहीं पड़ता, एक्सटर्नल फोर्स से फर्क पड़ता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन है। चलो बाकी कल मिलेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं। उज्जवल, टिंकू, रेमो, नितेश, सूरज, आकाश, अभिषेक, जय भगवान को नमस्कार करते हुए आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय। थैंक यू एवरीवन।